नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट विथ योरसेल्फ में। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रस्तावना और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं प्रीएम्बल। जो भारतीय संविधान में प्रीएम्बल दिया गया है वो क्या कहता है। वो ये कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन जस्टिस। कैसे जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये तो था प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना जो भारतीय संविधान में दिया गया है। अब हम जानते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल का जो अर्थ है वो होता है इंट्रोडक्शन, अर्थात किसी भी किताब को आप पढ़ते हैं या कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे एक एक्नॉलेजमेंट और प्रीफेस का एक सेक्शन होता है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें ये बताता है कि ये इस जो किताब है, ये जो बुक है, उसमें आपको मिलेगा क्या। मीन्स कि उसकी एक समरी दी हुई होती है, उसका एक जिस्ट होता है कि उसमें कौन सी फिलॉसफी है। कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर फिलॉसफीज़ होती हैं, आइडियल्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्रीएम्बल क्या है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, यानी संविधान के बारे में हमें उसके बारे में बताएगा कि ये इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हर संविधान के लिए प्रीएम्बल होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बल्कि ये एक कस्टमरी पार्ट है कि किसी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी एक लिखित संविधान होता है, उस लिखित संविधान में ये चीज़ दे देनी चाहिए ताकि उसका एक समरी मिल जाए, उसका एक सार लोगों को मिल जाए। प्रीएम्बल का जो इंट्रोडक्शन है वो हुआ कैसे था? हम लोग जानते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था। ठीक है। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो आगे चल के प्रीएम्बल के फॉर्म में हमारे संविधान में देखने को मिलता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको यूनानिमसली यानी सर्वसहमति से 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था, यानी अंगीकृत कर लिया गया था। अब हम लोग जानते हैं कि जो प्रीएम्बल हमने देखा है, जो प्रीएम्बल हमने अभी पढ़ा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इस प्रीएम्बल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो पार्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पावर कहाँ से मिलती है, उसका सोर्स ऑफ पावर क्या है। तो उसका सोर्स ऑफ पावर है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। दूसरी चीज़ है आइडियल्स क्या क्या हैं इसमें, यानी इस संविधान का नेचर कैसा है, इसका स्वभाव क्या है, इसके आदर्श क्या हैं। तो इसके आदर्श हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हालांकि ये जो 2 वर्ड हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इनको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि हम आगे देखेंगे अभी। तो ये चीज़ें थी जो स्वभाव को दर्शाते थे संविधान के प्रस्तावना के। अब हम देखते हैं और किन चीज़ों पे जोर दिया गया है, और जो चीज़ें हैं वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, यानी आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आप इस संविधान के थ्रू आप चाहते क्या हैं। तो हम जो इस संविधान के थ्रू चाहते हैं कि जस्टिस होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, लिबर्टी होनी चाहिए, सभी को आज़ादी होनी चाहिए अपने थॉट्स रखने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की,
अपनी मान्यताओं को मानने की, पूजा करने की, वो जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं, जिस भगवान को पूजना चाहते हैं या फिर किसी धर्म को नहीं मानना चाहते हैं, तो उन सबको इस तरह की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन ये आज़ादी तब तक है जब तक आप किसी दूसरे की भावना को आहत नहीं कर रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद से तीसरी चीज़ क्या है इसमें, तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, वो है इक्वालिटी। लोगों के अंदर जो है समानता होनी चाहिए। समानता किस चीज़ की, स्टेटस की समानता, कि आपस में कोई भेदभाव नहीं हो, जाति, लिंग, धर्म, इन सब के नाम पे कोई भेदभाव नहीं हो। समानता किस चीज़ की होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी, यानी सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए किसी भी चीज़ को करने का, काम करने का, या फिर कहीं आने का, जाने का, हर तरह की चीज़ें जो है वो समानता होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं इसमें क्या कहता है, टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी यानी आपस में भाईचारे का भावना होना चाहिए, और भाईचारे की भावना होगी तो उससे क्या होगा, हर इंसान की अपनी डिग्निटी को बचाई जा सकेगी, और यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी कि देश का एकता और अखंडता को बरकरार रखा जा सकेगा। ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन था आपका, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एस्पिरेशंस को दर्शाती हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाती हैं कि हम इस संविधान के थ्रू क्या करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें चौथा जो पार्ट है वो ये कहता है कि हम इसको अडॉप्ट कब करेंगे, एनैक्ट कब करेंगे, यानी एडॉप्शन डेट और एनैक्टमेंट क्लॉज जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को जो है वो अपनाती है। तो ये जो हमारा प्रिएम्बल हमको दिया गया, इसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स का या फिर संविधान विशेषज्ञों का अलग अलग व्यू था। उन्होंने प्रिएम्बल के ऊपर कुछ कमेंट किए, जैसे के.एम. मुंशी ने कहा कि ये हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक हॉरोस्कोप है। ठीक है, ये भविष्यवाणी करता है। फिर उसके बाद से किसी ने कहा कि ये जो है संविधान की आत्मा है, किसी ने कहा कि ये हमारे संविधान का जो है वो कुंजी है, संविधान की कुंजी है, किसी ने कहा कि ये की नोट है। एक ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ थे सर अर्नेस्ट बेकर, उन्होंने कहा कि ये की नोट है। तो इस तरह से इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई कि ये क्यों ज़रूरी था और इससे हमको क्या पता लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है एक बार अमेंडमेंट हुआ है। आज तक संविधान के प्रिएम्बल में, प्रस्तावना में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। वो अमेंडमेंट कब हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट यानी समाजवाद, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। भारत के टर्म में ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। और तीसरी इंटीग्रिटी यानी कि देश की अखंडता। क्या इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता था? तो इसमें पहले 2 चीज़ें हुई। आर्टिकल 368 के थ्रू क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता था? तो इसका जो केस बना वो सबसे पहले आता है बेरीवारू यूनियन केस 1960 का, जिसमें 8 जजेस की बेंच ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान के निर्माताओं के जो माइंडसेट था उसको दर्शाता है, लेकिन हम इसको संविधान का पार्ट नहीं मान सकते, मतलब हम संविधान का हिस्सा नहीं मान सकते हैं। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये केस था किसका, बेरूवारी यूनियन केस का। फिर उसके बाद से एक दूसरा जजमेंट आता है, 1960 में आया था। 13 साल बाद एक दूसरा जजमेंट आता है केशवानंद भारती केस में, जिसमें 13 जजेस की बेंच होती है। वो ये कहती है कि प्रिएम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो संविधान के बहुत सारी प्रोविजंस को, बहुत सारे भाग को समझाने में, उसको समझने में बहुत ही एक अहम हिस्सा, अहम भागीदारी निभाता है। इसलिए प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और जब ये संविधान का हिस्सा है तो आर्टिकल 368 के तहत हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। और बेंच ने एक और चीज़ बोली थी, उन्होंने कहा था कि चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो चेंजेस हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर को
हार्म नहीं करने चाहिए, यानी जो मूलभूत संरचना है संविधान का उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा एक और केस था, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस 1995। उसमें भी जो पहले का निर्णय था केशवानंद भारती वाला, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय दिया था कि ये अभिन्न अंग है संविधान का। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम लोग देखते हैं जो टर्म्स यूज़ हुए हैं प्रस्तावना में, यानी जो जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे सोवरेन, सोवरेंटी क्या होता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत जो है एक सोवरेन है, और सोवरेंटी का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स खुद डील करते हैं, ठीक है, उसमें आपके उसके लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उसके जो भी निर्णय होंगे वो आप खुद करेंगे, उसके लिए जितने भी लॉज बनाने हैं वो आपको खुद को बनाना है, बिना किसी बाहरी शक्ति यानी इंटरनेशनल किसी पावर के इन्फ्लुएंस में आए बगैर, तब हम उसको क्या कहते हैं? सोवरेन कहते हैं। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस वो होता है कि जो है इंटरनल लॉज जो हैं अपने इंटरनल मैटर के लिए, यानी देश के अंदर के जो मैटर हैं उसके, जैसे ये मान लीजिए ये आपका बाउंड्री है, डिमार्केटेड ये कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ के इंटरनल जो भी मैटर्स होंगे उसमें जो है आप कर रहे हैं, इंटरनल मैटर्स की आप जो है सारी लॉज बना रहे हैं। लेकिन यहाँ से बाहर के जो भी निर्णय होंगे वो कौन करेगा? वो जिसके अंडर आप आते हैं, यानी जिस इंटरनेशनल गवर्नमेंट के आप डोमिनियन है वो फैसला लेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ये डोमिनियन वाला हो जाता है। तो इंडिया जो है डोमिनियन नहीं है किसी एक्सटर्नल पावर का, इंडिया जो है सोवरेन है, यानी अपने इंटरनल अफेयर्स को डील वो खुद करेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स को डील खुद करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि 1947 तक इंडिया क्या था? डिपेंडेंट था। ठीक है, डिपेंडेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, डिपेंडेंट 1947 तक था। तो इसमें ना तो इंटरनल बना सकता था और ना ही एक्सटर्नल अपने लॉज बना सकता था। ठीक है, फिर उसके बाद से 1947 से 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक हम लोग क्या थे? डोमिनियन थे। ठीक है, तो इस डोमिनियन के केस में क्या हो गया? इंटरनल लॉज हम बना सकते थे, लेकिन एक्सटर्नल लॉज जो है वो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत ही आता था। जैसे हम जानते हैं वो कॉमनवेल्थ वाला मेंबरशिप था। ठीक है, कॉमनवेल्थ वाले मेंबरशिप के लिए फिर कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि नेहरू जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप क्यों ले रहे हैं, हम तो अभी भी जो है गुलाम थे। मतलब गुलाम का मतलब ये कहना है कि हम डिपेंडेंट थे ब्रिटेन के ऊपर, तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ का जो अध्यक्ष होगा वो ब्रिटेन होगा, तो फिर से हम वही गुलामी वाला हिस्सा चल रहा है। बट ऐसा नहीं था, नेहरू जी ने कहा कि कॉमनवेल्थ में कोई गुलाम नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है और कोई बॉस नहीं है। यहाँ पे जो है मित्रता वाली बात चल रही है, सहभागिता वाली बात चल रही है कि हम आपस में एक दूसरे से व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। तो वो वाला सीन था, इसलिए हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोवरेंटी। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या होता है? सोशलिस्ट होता है आपका समाजवाद। इंडिया में जो सोशलिज्म फॉलो होता है वो फॉलो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसके अलावा एक और सोशलिज्म होता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारी स्टेट के हाथ में, स्टेट के हैंड में होती है। बट इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को नहीं फॉलो किया है। इंडिया ने किस सिस्टम को फॉलो किया? इंडिया ने सिस्टम फॉलो किया मिक्स इकोनॉमी वाले सिस्टम को। ठीक है, हालांकि ये सोशलिज्म जो है फिर उसके बाद से जब धीरे धीरे हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के बाद जो है सोशलिज्म के ऊपर फ़र्क पड़ता है, थोड़ा कैपिटलाइजेशन आ जाता है। 1991 में जब हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जब ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा घुसने लग जाते हैं इंडिया के अंदर, और लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसीज़ जो है उससे उनको जो है काफ़ी सहूलियत मिलता है। तो 42nd अमेंडमेंट में ऐड होता है। ये मूल संविधान में प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, लेकिन 42वां अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया। फिर हम देखते हैं तीसरा टर्म आता है। तीसरा टर्म क्या आता है? तीसरा टर्म आता है आपका सेकुलर। सेकुलर इंडिया का जो कंसेप्ट है, सेकुलर का कंसेप्ट होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, किसी रिलीजन को कुछ नहीं देगी। लेकिन इंडिया में क्या होता है? इंडिया में है कि सभी जितने भी धर्म हैं, क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, तो सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ से, और स्टेट से इक्वल ही सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन वो किसी के साथ रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, तो इंडिया जो है वो सेकुलर
स्टेट है यानी सेकुलर कंट्री है। जैसे हमारा पड़ोसी देश है, वो धर्म के आधार पर बना था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी उस कंट्री का एक धर्म है, उनका धर्म क्या है? इस्लामिक धर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये सेकुलरिज्म जो है वो कहाँ से फॉलो होती है? हालांकि ये मूल संविधान में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट किया गया है, लेकिन मूल संविधान में इसके फीचर्स थे हमारे पास अवेलेबल। हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उन फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 to 28 जो है वो आपके इसको प्रैक्टिस करने का, आपको प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का अधिकार देते हैं। ठीक है, तो आपके पास वो सेकुलरिज्म वाला फैक्टर था। हाँ, बस ये था कि ये संविधान के प्रस्तावना में मेंशन नहीं था। इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्टिकल 326 जो है वो क्या करता है? आपका आर्टिकल 326 के थ्रू सभी को वोट देने का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सेकुलरिज्म और समाजवाद ये सारी इनमें आ जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी होता है आपका कि डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी रूल ऑफ द पीपल। और डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी जो होती है वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी होती है? गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। ठीक है, विथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया के केस में कि 18 साल के ऊपर वयस्क मताधिकार वाला सिस्टम है कि 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं सभी लोग वोट देंगे। तो यहाँ से जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होगी, वो विल ऑफ द पीपल से जनरेट होती है। यानी कि जो चुने गए लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव, जो जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स लॉज बनाएंगे। और वो रिप्रेजेंटेटिव किसके रिप्रेजेंटेटिव? वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, तो ये सीन है। अब डेमोक्रेसी जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली डेमोक्रेसी होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे जनता खुद लॉज बनाने, फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसके 4 टूल्स होते हैं। क्या? रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है, प्लेबिसाइट होता है। इनिशिएटिव क्या होता है कि जहाँ पे जनता किसी लॉ को बनाने के लिए इनिशिएटिव लेती है और फिर उसमें वोट करती है। ठीक है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद से रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, फिर उसके बाद से वो जनता को उसके अप्रूवल के लिए रिफ़र कर देती है, तो वो रेफरेंडम हो जाता है। फिर उसके बाद से तीसरी चीज़ क्या है? रिकॉल। अगर जनता को ऐसा लगता है कि जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको मेजॉरिटी उनके खिलाफ वो करके उनको हटा सकती है, उनको वापस बुला सकती है कि नहीं इसको हटाओ और हम जो है अब दूसरा अपना रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से तीसरी चीज़ होती है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है? जहाँ पे लोगों का व्यू देखा जाता है किसी भी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। जैसे हमने देखा होगा कि प्लेबिसाइट जो है बहुत दिनों से चल रहा था। जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान कहता है कि वहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए, वहाँ पे जनता से पूछना चाहिए वहाँ के लोगों से कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के फेवर में, इंडिया के फेवर में, या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हैं। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स जनता ने चुन के भेजे हैं उनके पास सुप्रीम पावर होती है लॉज बनाने की। ठीक है, अब इस तरह की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि इंडिया में दो तरह के हेड होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। फिर होता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट हम किसको कहते हैं? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट। ठीक है, और दोनों ही चुने हुए होते हैं, दोनों ही इलेक्टेड होते हैं, तो इसलिए हम इसको रिपब्लिक कहते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया था ब्रिटेन से, तो वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे होता था कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो तो चुना हुआ होता है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है वो आपका वहाँ पे हेरिडिटरी है, वंशानुगत है, यानी राजा है, रानी है। ठीक है, फिर इन्हीं के बच्चे जो हैं आगे राजा रानी बनते जाएंगे। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो वंशानुगत हेरिडिटरी चला आएगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो भी इलेक्टेड होता है। यहाँ हम लोग देखते हैं एस्पिरेशंस क्या क्या हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फुलफिल करने हैं वो क्या क्या हैं? जस्टिस, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। और इसको किसके थ्रू दिया गया है? इसको दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के थ्रू। तो हम देख लेते हैं 3 तरह की जस्टिस होती हैं, जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है। एक सोशल जस्टिस, जहाँ पे बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी लोगों के साथ जो है एक जैसा ही व्यवहार होगा। ठीक है,
उनका जो कास्ट है, क्रीड है, जेंडर है, रिलीजन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो सोशल जस्टिस के केस में आ गया। अब ये जो सोशल जस्टिस है इसको जनरली हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये आर्टिकल 15 हो गया आपका, आर्टिकल 15 के थ्रू जो है हम इसको फुलफ़िल कर रहे हैं, आर्टिकल 14 है, 15 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस कैसे होगा। इकोनॉमिक जस्टिस जो है कि उनके वेल्थ के, यानी उन्होंने जो धन अर्जित किया है या फिर जो उनकी आय है या उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, इसके बेसिस पे उनको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया जाएगा। इसके थ्रू क्या होगा कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ को कम करने की कोशिश की जाएगी। जो हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो बहुत बड़ा जो गैप बनता जा रहा है, उस गैप को फिल करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस से पहले ये हम जान लें कि इसको किसके थ्रू, इसके लिए डीपीएसपीज बनाए गए हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। उसमें क्या है, उसमें दिया गया है कि सेम काम के लिए सेम पगार होनी चाहिए। इस तरह से सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं उनको। फिर उसके बाद से पॉलिटिकल जस्टिस क्या है। पॉलिटिकल जस्टिस ये है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ सबके पास एक जैसी होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं आर्टिकल 326 हमको सभी को वोट देने का अधिकार देता है। फिर उसके बाद से आप जो है इलेक्शन के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप किसी भी जाति धर्म के हों, ठीक है, आप अपना कैंडिडेचर दाखिल कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो पूरी चीज़ें थी, जस्टिस वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ये कहाँ से लिया गया था? ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया था 1917 के, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए। किसी को कोई स्पेशल विशेषाधिकार, मतलब विशेषाधिकार नहीं दिया गया होना चाहिए। सभी के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वही जो पाँच जो टर्म है, कास्ट, क्रीड, जेंडर, ठीक है, इन सब के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। सभी जो है कानून के समक्ष सेम होने चाहिए। तो इसको किस तरह से फुलफ़िल किया गया है? इसको फुलफ़िल करने के लिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 39, 325, 326, इन सब में जो है इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं लिबर्टी। आदमी को अपने किस तरह से उसको ज़िंदगी जीनी है, उसको चूज़ करने का उसको पूरा हक होना चाहिए, उसको छूट होनी चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। किस बिलीफ को वो मानना चाहता है उसकी आज़ादी होनी चाहिए। उसको अपने ऊपर फेथ रखने की या किसी और चीज़ जो भी उसका मानना है, मान्यताएं हैं, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। किस भगवान को उसको वर्शिप करना है उसकी आज़ादी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें दी गई हैं। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एब्सोल्यूट नहीं है लिबर्टी कि आप जो है अपनी आज़ादी के नाम पे कुछ भी करो। आप जो है कि मुझे तो आज़ादी है तो मैं उसका मर्डर कर दूं, मैं उसका कत्ल कर दूं, या फिर मैं उसको मार दूं, या फिर मैं उसकी भावनाओं को आहत कर दूं, मैं उसके भगवान के बारे में जाके कुछ भी बोलूं। तो इस तरह की आज़ादी नहीं है, ठीक है। इसमें लिमिटेशंस हैं। आपको अपनी चीज़ें करने की आज़ादी, आप अपनी चीज़ करिए, लेकिन ऐसा कि किसी दूसरे पर्सन का फीलिंग्स हर्ट नहीं हो या कोई दूसरा उससे आहत नहीं हो, ठीक है। तो जो है वो थोड़ी सी लिमिटेशन है, ये एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होती है? फ्रेटर्निटी होती है एक भाईचारे की भावना होनी चाहिए, आपस में एक जो है अटैचमेंट होना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, ठीक है। कंट्री के लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ रहना है, पड़ोसी के साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, भाई का वो एक संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा? इन सब से एक दूसरे का जो डिग्निटी है इंडिविजुअल का, एक पर्सन का, वो भी बढ़ेगा, और दूसरा भारत देश का जो एकता और अखंडता है वो भी बढ़ेगी। इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, आपने सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी जो है वो हमारा घर है, ठीक है। तो मतलब सभी लोग जो है आपस में भाईचारे की भावना से रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो था हमारा प्रेम्बल। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम लोग देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत। तो इसमें ये क्यों आया? जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट का जो 1973 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जो प्रियम्बल है वो ये पार्ट है, ठीक है,
बट इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हार्म नहीं होना चाहिए, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, उन्होंने कहा कि आगे जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो वहाँ से जो है ये कंसेप्ट चालू हुआ। हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन उठा क्यों, सुप्रीम कोर्ट में ये टॉपिक लाया क्यों गया, सुप्रीम कोर्ट में ये रेट डाली क्यों गई। तो ये इसलिए डाली गई क्योंकि पार्लियामेंट ने जो है वो 24th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर ली थी, और उन्होंने बोला पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट जो है वो चेंज करने का अधिकार हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये डाला गया तो उनसे ये पूछा गया क्या पार्लियामेंट की पावर जो है संविधान को बदलने की वो अनलिमिटेड है, क्या वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। एक जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है, संविधान सभा के लोगों ने जो लिखा है उसको मतलब पूरी तरह से बदल के नया कर दिया जाएगा, क्या इतनी पावर है संसद के पास। तब उस केस में 13 जजेस की बेंच बैठी, उन्होंने 7-6 से ये रूल दिया कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है, जो है कि आपकी पावर तो है संसद के पास बदलने की संविधान को, लेकिन वो लिमिटेड है, वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जो मूल संरचना है उसको नहीं बदल सकते हैं। एक्चुअली ये उठा क्यों था, इसमें दो चीज़ें, एक आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू वाला फैक्टर है, और एक आर्टिकल 368, ये जो है ये जुडिशरी का है और ये जो है ये पार्लियामेंट का है। ठीक है, इसके थ्रू क्या है कि पार्लियामेंट जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, और इसके थ्रू क्या है कि जो जुडिशरी है हमारी, वो जो भी लॉज बनते हैं अगर उसको लगता है कि ये संविधान के खिलाफ है तो वो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो पहला केस हुआ था, वो जैसे ही पहला अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी पहला संविधान संशोधन, उसके बाद शंकरी प्रसाद जी जो है कोर्ट में जाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है हमारा प्रॉपर्टी रखने का, उसको जो है इन्होंने उसमें लैंड रिफॉर्म के थ्रू जो है हमारी प्रॉपर्टी छीनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था कि आर्टिकल 13 के अंदर जो टर्म लॉ है, ठीक है, वो ऑर्डिनरी रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर आती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए उसमें वो उसके दायरे में नहीं आता है। तो संविधान के अंदर संसद जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर चेंजेस कर सकती है। इसी तरह जो दूसरा केस था वो सज्जन सिंह का था, 1965 का केस। उस केस में भी यही सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी निर्णय को बरकरार रखा कि जो लॉ है वो ऑर्डिनरी लॉज के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ये टर्म लॉ यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, तो संविधान जो है वो संविधान में संशोधन हो सकता है, संसद अपने हिसाब से संविधान में संशोधन कर सकती। अब भैया 1967 में गोलकनाथ के केस में ट्विस्ट आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपना जो पहले का निर्णय होता है उसको बदल देती है। उसको बदल के क्या कहती है कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि जो टर्म लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज के लिए नहीं है, बल्कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी जो है उसी में आते हैं। तो इसके तहत जो है किसी का भी फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट ले नहीं सकती है, उनसे छीन नहीं सकती है। तो पार्ट 3 में जो भी चेंजेस हुए हैं वो नल एंड वॉइड घोषित हो जाएंगे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था तो सरकार को भैया कैसे, मतलब सरकार कैसे सहती इस चीज़ को। तो सरकार ने क्या किया कि आर्टिकल 13 में ही चेंजेस कर दिए। उन्होंने कहा ठीक है आप लॉ कह रहे हो ना, तो हम इसमें एक टर्म और ऐड कर देते हैं कि कोई भी लॉ जो है आर्टिकल 368 में आने वाला वो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल 368 में भी कर दिया कि इस आर्टिकल के तहत जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो जो है आर्टिकल 13 के परव्यू में नहीं आएगा। अब चेंज कर दिया, पार्लियामेंट के पास ये तो अधिकार था, फंडामेंटल राइट के लिए मना किया था ना आपने, इसमें तो हम चेंज कर ही सकते हैं। पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने चेंज कर दिया 24वें अमेंडमेंट एक्ट से। अब क्या हुआ कि जब 24वें अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने ये चेंज कर दिया तो उनके पास सुप्रीम पावर आ गई कि हम भैया कोई भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। तो जब इनके पास ये सुप्रीम पावर आ गई तब फिर ये वाला केस एक और आया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठती है और 7-6 से वर्डिक्ट देखती है कि ठीक है, आपने वो जो संविधान संशोधन किया था वो तो ठीक है, वो आपकी बात सही है कि आप किसी भी पार्ट को संशोधित कर सकते हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन ये तब तक ही आप अमेंड कर सकते हो जब तक बेसिक स्ट्रक्चर को ये हार्म नहीं करता है। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने ये तो बताया नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या क्या। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हमने ये तो नहीं बताया बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, लेकिन हम इसको धीरे धीरे करके आपको बताते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास केस आएंगे तो हम उस हिसाब से आपको बताएंगे कि हाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो फिर इसके बाद से बहुत सारे केसेस आने लग गए। जैसे पहला केस आया आपका इंदिरा नेहरू गांधी केस, जिसको हम लोग इलेक्शन केस के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें बताया गया कि इंडिया जो है एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, फिर उसके बाद से उसमें इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को जो है वो क्या माना गया, वो बेसिक फीचर माना गया, बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। फिर इसमें जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। फिर इसी तरह से 1980 में आपका मिनर्वा मिल्स केस आता है। मिनर्वा मिल्स केस में क्या कहा गया कि पार्लियामेंट के पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का लिमिटेड पावर है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपके इस तरह से बहुत सारे केस धीरे धीरे करके आते गए। एसआर बोमई केस है। एसआर बोमई केस कब होता है? एसआर बोमई केस होता है 1994 में। 1994 में जब एसआर बोमई केस होता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म आ जाता है, सेकुलरिज्म आ जाता है, डेमोक्रेसी आ जाती है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन आ जाती है, सोशल जस्टिस आ जाता है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट वाला सिस्टम आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके हुई। तो जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। मैंने आपको बताया कि ये मिनर्वा मिल्स केस में आया कि लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संसद के पास जो है वो एक सीमित शक्तियाँ हैं संविधान में संशोधन करने के लिए। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सुप्रीम माना गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। ठीक है, फिर उसके बाद से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये एक बेसिक फीचर है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। फिर उसके बाद से आप देखते हैं सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हमने ब्रिटेन से लिया है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस तरह से हम देखते हैं वेलफेयर स्टेट, यानी सोशो इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू कि न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये नहीं चेंज होना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे करके अभी तक बहुत सारे आए हैं और आगे भी जैसे जैसे केसेस आएंगे वैसे वैसे हमको पता लगता रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ये तो थी आज की क्लास। अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें कि इसमें कहीं अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो सुधार किया जा सके। शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि और लोग भी पढ़ सकें। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।